यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो विजनाइज का टेस्ट नंबर यहाँ पर 3 है। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 है तो इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो टेस्ट नंबर 3 जिसका कोड ये आप देख रहे हैं 2343 और 2024 के लिए है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट सेकंड है इसमें मैं 6 नंबर से क्वेश्चन 10 नंबर तक करा दूंगा। क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 नंबर तक मैं दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन 1 से 5 तक मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। राइट, यहाँ पे क्वेश्चन जो देख रहे हैं आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन 5, ये 5 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कालिदास की प्रमुख की जो रचनाएं हैं, कालिदास की रचनाएं उसमें गुप्त साहित्य का सर्वोच्च रत्न थी, चर्चा करना है। ठीक है, 7 नंबर है तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करना विभिन्न जो कारण थे उनसे अपरिहार्य हो गया था, बताना है। 8वां नंबर क्वेश्चन ये, 9वां ये और 10वां ये। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपको लिखना है और क्या आपका दृष्टिकोण यहाँ रहता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, कालिदास की जो रचनाएं हैं इसमें गुप्त साहित्य का सर्वोच्च रत्न थी, तो आपको चर्चा करना है। तो आपको देखो दृष्टिकोण में अपना क्या लिखना है। दृष्टिकोण में आपको बताना है गुप्त काल में साहित्य के संदर्भ में बताएंगे क्या है इस गुप्त काल में, क्या साहित्य में इन्होंने योगदान दिया। फर्स्ट बात में आपको बताना है। सेकंड बात में आप बताएंगे कि जो कालिदास हैं उनकी रचनाओं की गुप्त साहित्य का सर्वोच्च रत्न क्यों मानते हैं, है ना, क्यों उनको कहते हैं। तो सेकंड बात आपको ये बतानी है, क्योंकि 2 ही बातें यहाँ से पूछी हैं। उसके बाद अपना ये बताने के बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे तीसरी बात पे। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर में क्या लिखना है कि जो कालिदास हैं इनके बारे में गुप्त काल में साहित्य में क्या योगदान दिया, तो इसको लिखते हैं। यहाँ से देखते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर में गुप्त काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल के सभी कवियों में सबसे महान कवि कालिदास थे। ठीक है, उन्हें 5वीं शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। कालिदास की रचनाओं को निम्नलिखित कारणों से गुप्त साहित्य का मुकुट के रत्न के रूप में भी जाना जाता है। आप यहाँ पे बता देंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, यह प्रस्तावना हेडिंग डालनी, नीचे से आपको हेडिंग में लिखना है उनकी रचनाओं में विविधता, उनकी रचनाओं में क्या विविधता है। ठीक है, उनकी रचनाओं में क्या विविधता है, ये हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे आप कालिदास शास्त्रीय परंपरा के उन लेखकों में से हैं जिन्होंने नाटकों के साथ कविताओं की भी रचना की है। ठीक है, यह बता देंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए बताएंगे, उदाहरण के लिए कालिदास की जो आपका मालविकाग्निमित्रम है वो है। ठीक है, मेघदूतम है, ऋतुसंहारम, तो यह सब आप पर बता देंगे। सेकंड हेडिंग लिखना है आपको। सेकंड हेडिंग रहेगी उनकी रचनाएं गुप्त साम्राज्य की संस्कृति को प्रतिबिंबित करती हैं। जो उनकी रचनाएं हैं क्या है, गुप्त साम्राज्य की संस्कृति को प्रतिबिंबित करती हैं, ये हेडिंग है। इसके अंतर्गत लिखेंगे कालिदास अपनी रचनाओं को रूढ़िवादी और सद्भाव के आदर्शों के साथ साथ अपनी लेखनी की व्यवहारिता में नवाचार, गुप्त सम्राटों के आदर्श के व्यवहार और बारीकी रूप में इसको क्या है उन्होंने दर्शाया इसमें। ठीक है, ये आप यहाँ पर बताएंगे। राइट, उनका धर्म भी अपने उदासीन और जो रचनात्मक हैं दोनों पहलुओं में गुप्त काल के आदर्शों में निकटता से संबंध रखते हैं। राइट, ये आप बता देंगे। नीचे से लिखेंगे तीसरी हेडिंग लेखन शैली विशिष्ट। ठीक है, उनकी जो लेखन शैली विशिष्ट है, या लिखेंगे विशिष्ट लेखन शैली। ठीक है, राइट, इसके अंतर्गत लिखना है आपको उनकी जो लेखन शैली है शुद्ध, सरल और वास्तविक संक्षिप्त है। स्वाभाविक सहजता और भाषा का सरल प्रवाह उनकी रचनाओं की मुख्य पहचान है, यह बताएंगे। ठीक है, अगली जहाँ पे जो हेडिंग रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी उनकी रचनाओं में गहन अर्थ। ठीक है, या बोलेंगे उनकी रचनाओं में अर्थ का गहन, ऐसे करके बोल देंगे, ये लिखेंगे। उसमें लिखना है उनकी रचनाएं अभिधा। ठीक है, क्या अभिधा। ठीक है, उनकी रचनाएं अभिधा की बजाय लक्षणा शब्द शक्ति से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में उनकी रचनाओं में सीधा अर्थ निकलने के बजाय एक सांकेतिक अर्थ निकलता है। ठीक है, सांकेतिक अर्थ में कविता की भावना को सबसे अच्छी तरह यहाँ पे अभिव्यक्त किया जा सकता है। राइट, अतः क्या कालिदास की रचनाएं भारतीय काव्यशास्त्र के आधार पर उत्तकाव्यम की श्रेणी में आती हैं। राइट, अगली हेडिंग लिखना है आपको उनकी रचनाओं में संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रयोग। ठीक है, ये लिखना है। इसके अंतर्गत लिखेंगे उनकी रचनाओं में उल्लेखनीय विशेषता है कि उच्च जाति के पात्र संस्कृत भाषा बोलते हैं, जबकि निम्न जाति की जो महिलाएं हैं उनके पात्र जो थे प्राकृत भाषा में बात करते थे। तो उनकी क्या दोनों जो रचनाएं हैं, मतलब दोनों जो भाषाएं संस्कृत और प्राकृत इसलिए होती थी। ठीक है, कालिदास की रचनाओं में उनके 3 गुण हैं, 3 गुण के रूप में जानी जाती थी। कौन कौन से? एक तो पहला आपका रहेगा सौंदर्य की भावना। ठीक है, सौंदर्य की भावना। सेकंड क्या रहेगा, सौंदर्य मूल्यों की प्रशंसा करना। राइट, तीसरी रहेगी आपकी जो थर्ड है परंपरागत संस्कृति की प्रतिबिंब। राइट, तो ये सब क्या है, इनकी कालिदास की रचनाओं के 3 गुण हैं। ठीक है, आपको हाईलाइट करके इस पॉइंट को दिखा देना है। राइट, उदाहरण के लिए लिखेंगे जो आपका अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक ऐसा नाटक है जिसमें कालिदास ने महाभारत के एक प्रसंग को पुनः परिभाषित किया है। इसमें उन्होंने
अर्धदिव्य मूल की कन्या शकुंतला और एक कुलीन मानव राजा दुष्यंत, इसकी प्रेम कहानी का शानदार ढंग से विचित्र किया है इसको, ठीक है, ये बता देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना है, हालांकि कालिदास के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध नाटककार भी थे जिन्हें इस काल में काफ़ी ख्याति मिली है, ठीक है। उदाहरण के लिए शूद्रक, जिसको मत्स्यकटिकम के रचयिता जिसमें है इसमें शूद्रक के, और विशाखदत्त इसके रचयिता हैं, मुद्राराक्षस के रचयिता हैं विशाखदत्त, ठीक है। हालांकि अन्य बातों के भी अतिरिक्त यहाँ पर गुप्त काल को कालिदास की रचनाओं से विशेष प्रसिद्धि मिली है। इस वजह से कालिदास को कवि कुल गुरु यानी कवियों के बीच शानदार कहा जाता है। आपको यहाँ से इतना बता देना है और यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन है, तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करना विभिन्न कारकों के अपरिहार्य हो गया था, चर्चा करना है, ठीक है। दृष्टिकोण में क्या बनाना है, दृष्टिकोण आपको क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण आप बताएंगे कि किसके बारे में बात कर रहा है। दृष्टिकोण हमारा मतलब क्या होता है कि किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इसकी बात आप बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन था, इसके समय क्या हमारी परिस्थितियाँ थी, ठीक है, ये बताएंगे। सेकंड बात बताएंगे, ये कारण बताएंगे आप जिन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए अपरिहार्य बना दिया इसको, ठीक है। जिन्होंने क्या है आंदोलन को शुरू करने के लिए अपरिहार्य बना दिया, ये चीज़ ये आपको सेकंड बात में बतानी है। थर्ड बात में आपको क्या बताना है, थर्ड बात में अपना आप निष्कर्ष देंगे, ठीक है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन ये जो आप देखते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो आंसर कैसा होगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतने बार आप उसको ब्रेक कर करके आंसर लिख पाएंगे, ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन छोटा रहता तो उसको आप ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखना है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले भारत में व्याप्त जो परिस्थितियाँ थीं उनने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को जो मोह भंग है उससे उजागर किया। हालांकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसमें निम्नलिखित कारण थे। निम्नलिखित कारण में एक लोकप्रिय आंदोलन यहाँ पर सुनिश्चित हुआ, जैसे कि हेडिंग लिखना है, फांसीवाद का विरोध, ठीक है, फांसीवाद का विरोध। उसमें लिखेंगे आप, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता द्वितीय या सेकंड विश्व युद्ध में शामिल ब्रिटिश सरकार के कोई आंतरिक परेशानी पैदा करने के जो पक्ष थे उसमें नहीं थे। उन्हें लगा कि वे फांसीवाद शक्तियों के खिलाफ एक उचित कारण के लिए लड़ रहे हैं, राइट। किसी भी लोकप्रिय आंदोलन का अर्थ फांसीवाद को अप्रत्यक्ष समर्थन होगा, ये आपको फर्स्ट हेडिंग में लिखना है। सेकंड हेडिंग में क्या डालना है, सख्त उपाय, ठीक है, सख्त जो उपाय होते हैं वो, ठीक है। सख्त उपाय में क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है आपको, युद्ध को उचित ठहराते हुए भारत रक्षा अधिनियम 1939 को लागू किया गया था, जिसके कारण भारत में स्वयं प्रभाव सैन्य जो शासन था उसमें लागू हुआ। और इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ किसी भी जो राज्य थी उसकी सहायता करने में इरादा रखता था तो उसे क्या तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाता था, राइट। या बाकी के जीवन के लिए उसे देश से बाहर निकाल देने की सज़ा का प्रावधान था इसमें, राइट। इस सज़ा के लिए विशेष अदालत का यहाँ पर प्रावधान किया गया था, जिसके क्या फैसले के लिए जो फैसले के खिलाफ था उसकी कोई अपील यहाँ पर नहीं कर सकते थे। ये आपको पॉइंट डालना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है, तीसरा या चौथा जो भी रहेगा पॉइंट नंबर डालते रहिए, मैं सिर्फ नेक्स्ट पॉइंट बोलता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मूलभूत जो नागरिक अधिकार का दमन, ठीक है, मूलभूत जो नागरिक अधिकार है उसका दमन। इसके अंतर्गत आपको लिखना है, किसी भी खबर जो पत्रिका है वो पुस्तक है उसके आदि के प्रकाशन के पूर्व सेंसरशिप जो थी वो लागू की गई थी, सेंसरशिप लागू की गई थी। तथा भारतीय प्रेस जो थी अधिनियम 1931, ठीक है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1931 और जो आपका शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, ठीक है, ये संशोधन इसमें किए गए थे। भारतीय रक्षा अधिनियम में रक्षा उद्योग जो उद्देश्य है उसके लिए भूमि की अधिग्रहण का यहाँ पर प्रावधान बनाया गया था या प्रावधान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी, किसी भी राजनीतिक गतिविधि पर आभासी प्रतिबंध। जो किसी भी राजनीतिक गतिविधि थी उस पर आभासी प्रतिबंध, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे, सरकार ने एक व्यापक क्रांतिकारी आंदोलन अध्यादेश के द्वारा खुद को सशक्त बनाया और इस अध्यादेश के अनुसार कोई भी राजनीतिक गतिविधियाँ कितनी भी शांतिपूर्ण हो, उसको विधि सम्मत क्यों ना हो, उसे अवैध और क्रांतिकारी ही करार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपको मेन हेडिंग डालनी है, जो यहाँ पर ये थी अपरिहार्य कारण, ठीक है, ये हेडिंग है। इसमें हेडिंग लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को अपरिहार्य बनाने के कारण। क्या क्या कारण थे उसमें, पहला कारण है इसी हेडिंग में, मेन हेडिंग में पहला कारण है क्रिप्स मिशन की विफलता, ये हेडिंग है, क्रिप्स मिशन की विफलता। इसमें लिखेंगे, एक व्यवहारिक समाधान पेश करने और एक संवैधानिक तंत्र की स्थापना करने के लिए ब्रिटेन का रवैया हठवादी था। ये क्रिप्स प्रस्ताव में परिलक्षित जो उनके खोखले इरादे थे उसको स्पष्ट रूप से दिखाता था। महात्मा गांधी और जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो जैसे नेता फांसीवाद
जो विरोधी जो युद्ध था उसके प्रयासों को आहत करने वाली जो एक भावना थी उसको नियंत्रण करने के पक्ष में थे। ठीक है, आपको ये बता देना है। सेकंड हेडिंग क्या डालेंगे इसमें, उसी जो मेन हेडिंग है उसी के अंदर सब हेडिंग पढ़ रही है। ठीक है, सेकंड हेडिंग लिखेंगे मित्र देशों की पराजय की खबर। मित्र देशों की जो पराजय की खबर थी उसको उसमें लिखना है। ब्रिटेन के पीछे हटने के कारण दक्षिण पूर्व एशिया और बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार में से घायल जो भारतीय सैनिक थे उनकी वापसी हो रही थी। इससे क्या है, इन अटकलों को बल मिल रहा था तथा शीघ्र ही ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा। ये आपको लिखना है सेकंड हेडिंग में। थर्ड हेडिंग में क्या लिखना है, जापानी जो आक्रमण है वो लिखना है। ठीक है, जापानी आक्रमण इसमें लिखेंगे जैसे ही जापानी सेना दक्षिण पूर्व एशिया में आगे बढ़ी तो क्या चिंताएं थी वो दृढ़ होती गई, बढ़ती गई, है ना। ये जनता का मनोबल और गिरा, जिससे जापानी जो आक्रमण थे उसकी स्थिति बिल्कुल भी विरोध थी वह नहीं कर सकते थे उसमें, क्योंकि प्रतिरोध करने के और उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए वे मनोबल को बढ़ाना नितांत समझते थे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है फोर्थ, इसमें क्या लिखना है, सरकार की उच्च स्तरीय कार्रवाइयाँ। इसके अंतर्गत लिखेंगे कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी, युद्धकालीन आपूर्ति में कमी आ रही थी। ठीक है, जिससे लोगों में क्या असंतोष था, और साथ ही बंगाल तथा उड़ीसा में नावों को जापानियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने से रोकने के लिए सरकार ने कार्रवाई के साथ जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ से इतना लिखेंगे और यहाँ से आपका आंसर पूरा होगा। उसमें इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखना है, इस प्रकार अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1942 में गोवालिया टैंक में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्रस्ताव था उसमें अभी पुष्टि की गई। इसमें भारत में ब्रिटिश शासन के तत्काल जो समाप्त करने की यहाँ पर मांग की गई थी। ठीक है, गांधी जी को संघर्ष का नेता नामित किया गया और करो या मरो का जो नारा था या मंत्र था वो भी यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शक्तिशाली आंदोलन का नेतृत्व किया। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा योगदानों का संदर्भ में चर्चा करना है। देखो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट निकलेंगे मैं देखो बताता हूँ आपको। यहाँ पर दृष्टिकोण में किसके बारे में बात हो रही है, दृष्टिकोण में बात हो रही है 19वीं शताब्दी में जो महिलाएं की स्थिति है उसके बारे में। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है जो 19वीं शताब्दी है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी ये बताएंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड बात में बताएंगे महिलाओं की जो स्थिति है इसको सुधार लाने के लिए क्या उद्देश्य थे, क्या हम सामाजिक धार्मिक सुधार में क्या हम इसमें कर सकते थे, आपने आपको ये बताना है सेकंड बात में। तीसरी बात में बताना है राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान पर चर्चा कर देंगे क्या है। ठीक है, तीसरी बात में। चौथी बात में अपना निष्कर्ष। तो चारों बात अच्छे से आ गई और अपना निष्कर्ष यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आंसर में लिखना है आपको। स्टार्ट करते हैं आंसर। जैसे कि मैंने बताया आपको जो महिलाओं की स्थिति थी 19वीं शताब्दी में वो क्या है इस पर आप बताएंगे। तो लिखेंगे इसमें 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति क्या अत्यधिक दयनीय थी। ठीक है, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में भी समान अवसर नहीं दिए जाते थे। राइट, समाज में महिलाओं के खिलाफ अत्यधिक पक्षपात किया जाता तथा उनके खिलाफ सामाजिक असमानताएं सुरक्षित जो सामाजिक बुराइयां थीं उसमें बदल गई थी। राइट, जैसे कि सती जो है उनका होने का बात किया जाता था कि अगर कोई मर गया तो उनके साथ तुम भी मरोगे। ठीक है, उन्हें एक शिक्षा को कम अवसर दिए जाते थे। राइट, कि शिक्षा से आगे बढ़ जाओगे तो ये घर छोड़ के चले जाओगे, आप ये सब काम नहीं करोगे। इस वजह से शिक्षा का अवसर नहीं देते थे, शिक्षा से वंचित रखा जाता है ना। उनका बाल विवाह भी करा दिया था। राइट, इस वजह से क्या है ये जो थी इसमें उनकी स्थिति जो दयनीय थी। राइट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना है 19वीं शताब्दी में महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक जो धार्मिक सुधार थे वो आंदोलन यहाँ पर सामने आए। जैसे शोधक समाज के जो माध्यम से ज्योतिबा फुले जैसे सुधारों ने बालिकाओं की शिक्षा का नेतृत्व किया। सौमेन दया सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और बाल विवाह के उन्मूलन का समर्थन किया। ठीक है, हालांकि इसमें जो राजा राम मोहन राय थे उनका योगदान उल्लेखनीय है और उनका वर्णन भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे नीचे एक हेडिंग लिखेंगे लैंगिक समानता। ठीक है, पहला हेडिंग लिखेंगे लैंगिक समानता। इसके अंतर्गत लिखना है राजा राम मोहन राय को प्रायः भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक अन्याय की शिकार महिलाओं की दुर्दशा को पहचाना और उन्होंने मांग की कि पुरुषों एवं महिलाओं को समान स्थिति में समान वेतन या समान स्थिति जो है उसका अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, सेकेंड हेडिंग है सती प्रथा का उन्मूलन, ये सेकेंड हेडिंग है। इसमें लिखना है उन्होंने 1818 ठीक है 1818 में अपने सती जो विरोधी थे उसमें संघर्ष की शुरुआत की, ये साबित करने के लिए कि धार्मिक ग्रंथों का जो हवाला था वो दिया गया और कोई भी धर्म था उसमें विधवाओं को जिंदा जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। पहले क्या ये चलता था लेकिन उन्होंने क्या इसको रोक लगाया। ठीक है, उन्होंने सतर्कता समूहों का गठन किया तथा सती प्रथा के उन्मूलन के थे उसके सरकार का यहाँ जो याचिका थी वो दायर की। अंततः क्या सरकार ने बंगाल की सती विनियमन जो था अधिनियम 1829 उसको पारित किया, जिसमें क्या पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। आपको याद रखना है
1829 का जो अधिनियम था उसमें से सती प्रथा को अवैध कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगली हेडिंग है, अगली आपकी हेडिंग होगी महिला शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है क्या, महिला शिक्षा। इसमें लिखेंगे वे महिला शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे तथा उन्होंने घोषणा की कि महिलाएं जो नैतिक हैं और बौद्धिक रूप से पुरुषों से कम नहीं हैं। ठीक है, 1822 में उन्होंने आंग्ल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, जहाँ क्या लड़के और लड़कियाँ दोनों एक साथ पढ़ सकते थे। उन्होंने 1828, ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसमें क्या है महिलाओं की शिक्षा के प्रचार के लिए यहाँ पर बहुत कार्य किया और उनके जो परिवार थे उसमें लड़कियों को विद्यालय भेजने के लिए इसको प्रोत्साहित किया। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है बहुविवाह का विरोध। जो बहुविवाह था उसका विरोध, इसमें लिखेंगे उन्होंने महसूस किया कि बहुविवाह जैसी प्रथाएं महिलाओं के समग्र कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए उन्होंने जो दुष्प्रभाव थे उसके बारे में जागरूकता फैलाने की मदद की और इसे अस्वीकार करने का आह्वान किया। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे जो ईश्वरचंद विद्यासागर है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे, उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जो राजा राम मोहन राय थे उनके बारे में, अब ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में यहाँ पर हेडिंग डालना है। पहली हेडिंग है इनमें विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने के लिए विधान परिषद में एक याचिका दायर की। ठीक है, धर्मसभा के विरोध के बावजूद सरकार ने हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह था वो अधिनियम 1856, ठीक है, वो क्या है उसके माध्यम से विधवा पुनर्विवाह को क्या है वैध घोषित कर दिया। राइट, नेक्स्ट है अगला हेडिंग है महिला शिक्षा। इसमें लिखना है आपको महिलाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए उनकी स्थिति बदलने और दिशा में जो इस दिशा में ईश्वरचंद विद्यासागर का योगदान काफ़ी सराहनीय था। ठीक है, अच्छा था, इसलिए लड़की को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने खर्च पर कई विद्यालय की स्थापना की, उनका संचालन किया। राइट, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन के लिए उन्होंने नारी शिक्षा जो फंड था, ये नारी शिक्षा भंडार एक फंड की शुरुआत यहाँ पर की थी। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ये जो नारी शिक्षा भंडार फंड है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगली हेडिंग यहाँ से है बहुविवाह और बाल विवाह का विरोध। ठीक है, इसमें क्या है उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह के खिलाफ लोगों के इस तरह से जो प्रथाएं थी उसके जो दुष्प्रभाव से उससे अवगत कराया। उनके प्रयासों से अंततः क्या है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, जो आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट था वो 1891, ठीक है, 1891 के पारित होने में हुआ था। ठीक है, जो बाल विवाह का जो विरोध था वो। राइट, ये दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सामाजिक अन्याय के विरुद्ध। इसमें लिखना है कर्मकांड के नाम पर किए जाने वाले अंधविश्वास और अत्याचारों को मिटाकर उन्होंने महिलाओं के उत्थान में अतुलनीय योगदान दिया है। ठीक है, आपको ये लिखना है। उसके बाद यहाँ से निष्कर्ष डालना नीचे से। इसमें लिखना है इन नेताओं द्वारा किए गए सुधारों ने 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत में महिलाओं के लिए बेहतर स्थिति और अवसर का मार्ग प्रशस्त किया है। आपको यहाँ से ये दिखा देना। ठीक है, और आपका आंसर यहाँ पूरा हो जाएगा 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है श्रमिक वर्ग के विकास का पता लगाते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी पर चर्चा करना है। ठीक है, श्रमिक वर्ग के विकास का पता लगाते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी पर चर्चा करना है। तो देखो किसके बारे में यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये बात हम लोग कर रहे हैं जो श्रमिक वर्ग हैं इसकी बात कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम है उनके यहाँ पर क्या हुआ उससे। तो देखो आप ब्रिटिश शासन में बताएंगे कि हमारा जो ब्रिटिश शासन के टाइम में श्रमिक वर्ग का क्या मतलब उनका काम था, क्या उनकी स्थिति थी। ठीक है, ये आप बता देंगे क्या गतिविधि थी। सेकंड बात में बताएंगे श्रमिक वर्ग के विकास को क्या, श्रमिक वर्ग जो विकास है उसको बताएंगे क्या है, इसको वर्णित कर देंगे। श्रमिक वर्ग हमारा ये चीज़ है जैसा जो भी है। ठीक है, थर्ड बात पे आपको बताना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भागीदारी है। ठीक है, क्या भागीदारी है स्वतंत्रता संग्राम में, ये आपको थर्ड बात में मतलब जो लास्ट बात है उसमें बता देना है और अपना निष्कर्ष लिख देना, जो भी निष्कर्ष रहता है इसमें। आंसर लिखते हैं, श्रमिक वर्ग के बारे में देखते हैं ब्रिटिश शासन में क्या है। लिखना है आपको 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन के अधीन आधुनिक उद्योग के विकास के साथ साथ भारत में श्रमिक वर्ग का क्या उदय हुआ। ये एक संगठित और आत्म जागरूक अखिल भारतीय जो श्रमिक था उस वर्ग के विकास की प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ अन्यायश्रित रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हेडिंग लिखना है आपको नीचे। हेडिंग में लिखेंगे भारत में श्रमिक वर्ग का विकास। ठीक है, भारत में क्या श्रमिक वर्ग का विकास, इसमें लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखना है आपको। इसमें पहला पॉइंट है अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति के कारण परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पड़ रहे विनाशकारी प्रभाव की वजह से ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें गरीब मजदूर के एक वर्ग का रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों में विस्थापन जो प्रवास है वो होना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी रेटिंग में दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कलकत्ता या कोलकाता। ठीक है, कोलकाता मुंबई जो कारखाने हैं उसके माध्यम से उत्पादन यहाँ पर होता था, जिसके कारण जो सस्ते श्रम थे उसकी मांग में औद्योगिक श्रम वर्ग का यहाँ पर उदय होने लगा। ठीक है, उसका बढ़ावा दिया जाने लगा। राइट, हालांकि क्या असंगठित और लघु प्रकृति का जो ये
काम था, ठीक है। इस कारण उद्योगपति के रूप में जो मजदूर थे उन्हें विशेष रूप से महिलाओं के बच्चों को शोषण करने के सक्षम हो गए, ठीक है। हालांकि क्या है, जो आपका प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम था, कौन सा? प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891, ठीक है। इन दोनों में ये इसको क्या है, यहाँ पे जो रूल्स हैं, कानून ये लाए गए थे, जिसके कारण मजदूरों की स्थिति में अपेक्षाकृत थोड़ा सुधार हुआ था इसमें, राइट। तो दोनों जो आपके 1881 का एक्ट है और आपका जो 1891 का एक्ट, दोनों आपको याद रखने हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ से, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके पश्चात श्रमिक वर्ग और श्रमिक पेशेवर संगठित हो गए। ऐसे इसलिए क्योंकि अब इन मुद्दे पर विशुद्ध रूप से जो आर्थिक परिवर्तन है वो व्यापक और तौर पर क्या राजनीतिक होने लगे। ये वेतन, बोनस आदि के मुद्दों को लेकर इसमें हड़ताल भी ये लोग करने लगे, ठीक है। जिसमें क्या है, अधिक से अधिक श्रमिक यहाँ पर शामिल होते थे। इसका उदाहरण आपका जैसे कि देख सकते हैं, अहमदाबाद मिल जो मजदूर थी उसमें यहाँ पर व्यापक रूप से देखने को मिलता था। अगला पॉइंट है, 1920 से 30 के दशक के दौरान मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत व्युत्पन्न साम्यवादी विचारधारा ने श्रमिक वर्ग को केंद्र में ला दिया। हालांकि राष्ट्रवादी और साम्यवादी विचारों में भिन्नता के कारण श्रमिक वर्ग में विभाजन हो गया था, ठीक है। यहाँ से ये पूरा होगा। उसके बाद हेडिंग लिखना है आपको। हेडिंग लिखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में श्रमिक वर्ग की भागीदारी, ये लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम में श्रमिक वर्ग की भागीदारी, ये हेडिंग है। इसमें पॉइंट वाइज लिखना है, हेडिंग डालने के बाद आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ठीक है, विदेशी नहीं होगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, असहयोग आंदोलन। थर्ड पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फोर्थ पॉइंट आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्या है, आदि लिखना है, इसके लिखना है आदि। इसके बाद नीचे लाइन छोड़ के, एक उदाहरण के तौर पर रेल कर्मियों ने रॉलेट जो आंदोलन था उसके समर्थन में क्या विरोध किया, राइट। यहाँ से ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक और हेडिंग लिखेंगे नीचे छोटी सी, धरना प्रदर्शन और हड़ताल, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे, मजदूर अपनी आर्थिक और राजनीतिक मांगों में दबाव के बनाने के लिए भारत भर में विभिन्न अवसरों में धरना प्रदर्शन हड़ताल आयोजित करने लगे, ठीक है। ये राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता थे उसके संग्राम में महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाती है। इससे निम्नलिखित यहाँ पर जो उद्देश्य थे वो शामिल थे, क्या क्या, सरकारी प्रेस हड़ताल, ठीक है, क्या क्या शामिल, सरकारी प्रेस हड़ताल थी, रेल हड़ताल थी, तीसरा क्या था, वस्त्र मिलों की हड़ताल। तो तीनों चीज़ों की हड़ताल कर देते थे, ठीक है। अगला आपका है हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रेड यूनियन का गठन, ट्रेड यूनियन का गठन। इसमें लिखना है 1919, ठीक है, 1919 और 1920 के दौरान संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन है उसमें श्रमिकों को आगे शामिल करने के लिए मजदूर संघ का यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना, ये हेडिंग है, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना। इसमें लिखना है आपको, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं जैसे CR दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि क्या है, इनके साथ निकटता से जुड़े थे। और साथ ही अपने घोषणा पत्र में कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक में इन्होंने क्या है, काफ़ी योगदान भी आग्रह किया है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी यहाँ पर वामपंथी आंदोलन, ठीक है, क्या है, वामपंथी आंदोलन। इसमें लिखना है 1927, ठीक है, 1927-28 में भारत एक सुदृढ़ साम्यवादी वामपंथी आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन को ब्रिटिश जो सार्वजनिक सुरक्षा थे वो अधिनियम और जो व्यापार विवाद अधिनियम था इसका उपयोग करके उन्होंने इसको दबा दिया, ठीक है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था उसके दौरान, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा जो 1945, ठीक है, 1945 और शाही नौसेना विद्रोह जो 1946, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक, राइट। ये तीनों जो डेट मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 1927 वाला जो आपको मैंने बताया, ठीक है, 1927-28 का जो आपका वामपंथी आंदोलन था, ठीक है। आपका फौज मुकदमा कब था, शाही नौसेना विद्रोह कब था। तो ये तीनों डेट आप एक अपना जो A4 पेज होता है साइड में आप लिख सकते हैं, जो आप पॉइंट यहाँ पर आते जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, राइट। तो ये करके क्या है, उन्होंने ये सब यहाँ पे इसकी भूमिका निभाते थे, राइट। इसके बाद निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में लिखेंगे, यद्यपि श्रमिक वर्ग के लिए अपने क्रांतिकारी एजेंडे के साथ साम्यवादियों का आगमन ने श्रमिक वर्ग और कांग्रेस के बीच विसंगति को जन्म दिया है, इसके बाद इसने अपने सभी चरणों में स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको यहाँ से लिख देना है और आपका आंसर यहाँ से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का, पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन। यहाँ से अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स जो मिशन है उसके बीच राष्ट्रीय आंदोलन जारी रखने में व्यक्तिगत सत्याग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चर्चा करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर बात कर रहा है जो आपका, यहाँ से देखो आंसर आप 2 साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप राष्ट्रीय आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में स्टार्ट कर सकते हैं और अगस्त प्रस्ताव से भी आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव से आंसर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव था, इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार था इसने क्या इसमें इसको प्रेरित किया और इसके बारे में क्या आप
संक्षिप्त में जानते हैं तो बताएंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में या प्रस्तावना में। सेकंड बात में बताना है, इसमें बताना है कि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन ने भारत की मांग को पूरा नहीं किया। इन्होंने लिखा भारत की मांग को पूरा नहीं किया, क्यों नहीं पूरा किया आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है चर्चा के बताएंगे, इसमें कि चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है इस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन को जारी क्यों रखा गया, ये बताएंगे। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव के बारे में इसको चर्चा करते हैं क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध दौरान, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध था, वर्ल्ड वार था, उसके दौरान जब फ्रांस अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से दूसरी शक्तियों के अधीन हो गया था और मित्र राष्ट्र के अन्य जो अनेक पराजय थे उसका सामना कर रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की सहायता प्राप्त करना चाहती थी, ठीक है। इस परिस्थिति में तत्कालीन जो वाइसराय थे, लॉर्ड लिंडगो, उनके प्रस्ताव में एक समूह तैयार किया गया जिसे क्या है, अगस्त, ठीक है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव में पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान तैयार करना भारतीयों का अपना अधिकार है। इसके तहत जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका भी विस्तार हुआ, डोमिनेशन स्टेट का भी, युद्ध सलाहकार परिषद, ये सब क्या इसमें प्रस्ताव रखा गया इसमें, ठीक है, आपको दिखाना है। अगला दिखना है, लाइन छोड़ के लिखना नीचे से, जहां एक और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और इन परिस्थितियों में अंग्रेजों द्वारा एक प्रभावी मिशन को भारत भेजा गया, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखना नीचे कौन कौन सा मिशन था, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसके तहत संविधान निर्माण का अधिकार भारतीयों को सौंप दिया गया था, ठीक है। इससे संविधान सभा की संरचना स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट थी। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद का नेतृत्व तत्काल पुनर्गठन किए जाना तथा इसके अलावा महत्वपूर्ण मंत्रालय भारतीयों को हस्तांतरित करने के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव पारित करना या प्रस्ताव दिया जाना, ठीक है। अगला है हेडिंग, पॉइंट है, हेडिंग बोला मैंने, पॉइंट है, ठीक है। ये सब पॉइंट चल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि अब भारत की जो मांग थी वह पूर्ण स्वतंत्रता हो गई थी, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसके साथ ही भारत को इस बात का भी डर था कि ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हो सकता है, राइट। तो इसने क्या है, वो प्रस्ताव को नहीं समझा, ठीक है। उसके बाद लिखना है नीचे से लाइन छोड़ के, हालांकि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के बीच भारत ने अंग्रेजों के विरुद्ध जन संघर्ष की घोषणा करके अथवा उसके प्रतिद्वंदियों को मिलकर इस स्थिति का लाभ उठाने से इनकार कर दिया, ठीक है। भारत का मानना था कि मित्र देशों की मंशा न्यायपूर्ण थी, इसलिए विरोध की बजाय उन्होंने कांग्रेस के भविष्य और उसके जो संघर्ष थे उसके संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच राजनीतिक कार्य थे उसको जारी रखने का काम किया, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का रामगढ़ जो अधिवेशन था, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 में आयोजित जो ये समझौता था, समझौते का समर्थन में ये आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में ये बताया गया था कि गांधी जी सविनय आंदोलन की शुरुआत करने के लिए सहमत हो गए थे, राइट। लेकिन ये जो अवज्ञा व्यक्तिगत स्तर पर क्या है, सीमित थी, इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाने लगा, ठीक है। ये लिखने के बाद एक लाइन और नीचे छोड़ेंगे, लिखेंगे लाइन छोड़ के, पॉइंट वाइज लिखना है, 3 पॉइंट है। गांधी जी का मानना था कि जन आंदोलन हिंसक हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में वे ग्रेट ब्रिटेन को परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। सेकंड पॉइंट, उन्होंने अहिंसा को व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य आधार बताया और इसमें सत्याग्रहों का चयन के लिए सावधानीपूर्वक जो चयन था वो किया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, युद्ध विरोधी घोषणा जारी कर दी, साथ ही क्या युद्ध का विरोध करने के लिए वाक की स्वतंत्रता शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया, राइट। यदि दिल्ली सरकार, फोर्थ पॉइंट है, यदि दिल्ली सरकार सत्याग्रह को गिरफ्तार नहीं करती तो फिर वे गाँव में जाकर इन कार्रवाइयों को दोहराएंगे और दिल्ली चलो आंदोलन को कूच करेंगे या फिर मतलब इनको स्टार्ट करेंगे फिर से, राइट। ये आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, नीचे इंट्रोडक्शन लिखे, सॉरी इसका जो कंक्लूजन रहेगा, निष्कर्ष रहेगा, मैंने इंट्रोडक्शन बोला, इसका जो निष्कर्ष रहेगा, राइट। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष में लिखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वारा इस जो प्रदर्शित किए गए आंदोलन था, ठीक है, जो आंदोलन प्रदर्शित किए गए थे, इसमें राष्ट्रवादियों का धैर्य किसी कमजोरी का परिणाम नहीं था। इसके माध्यम से युद्ध में जो लोग हैं उनकी अनिच्छा को व्यक्त करना, ठीक है, साथ ही जो आपके नाजीवाद थे और भारत पर शासन करने की जो दोहरी निरंकुशता थी उसके बीच यहाँ पे भेद स्पष्ट किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी मांगों को शांतिपूर्ण स्वीकार करने का एक अवसर दिया, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर ये दिखाया गया था, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं निष्कर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, 6 से 10 क्वेश्चन तक आपके सेकंड पार्ट में, राइट। और जो 11 से आपका स्टार्ट होंगे, 11 से 16, 11 से 15, ठीक है, 11 से 15 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वो आपका पार्ट 3 में मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से पार्ट 4 करके आपका ये पेपर भी पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे पार्ट 4।
तो आंसर राइटिंग करते रहिए। जहाँ से क्या आपको देखो आंसर राइटिंग आप करेंगे तो यहाँ से आपको प्रीलिम्स के भी कुछ पॉइंट निकलते हैं, वो आपके 2024 में जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वहाँ पे भी हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मैं लिंक यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूँगा, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।